नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड विधानसभा में किया विश्वास मत हासिल। सीएम ने किया बीजेपी पर हमला, लोकतंत्र की हत्या का लगाया आरोप। दिल्ली में आप बनाम बीजेपी के दंगल में नया दांव। बीजेपी ने स्टिंग जारी कर केजरीवाल सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कहा स्टिंग मास्टर का हो गया स्टिंग। सिसोदिया का पलटवार, बोले मेरे पास भी है ऐसे स्टिंग। शिंदे गुठी असली शिवसेना। मुंबई दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह का बयान। लालबाग के राजा के दर्शन किए सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस से भी की गणपति की पूजा। हफ्ते का मजबूती के साथ आगाज। मेटल रियलिटी शेयर में खरीदारी। कंज्यूमर गुड्स बैंकिंग शेयरों में तेजी। सेंसेक्स 443, निफ्टी 126 अंक चढ़े। फेडरल बैंक की किसी बड़े बैंक के साथ मर्जर की तैयारी। कोटक बैंक से शुरुआत। चर्चा सीएनबीसी आवाज के सुपर एक्सक्लूसिव खबर के बाद इंट्राडे में 7% तक का उछाल फेडरल बैंक। हालांकि फेडरल बैंक ने खबरों से किया इनकार। भारी बारिश से देश की आईटी सिटी बेंगलुरु डूबा। विप्रो, मॉर्गन स्टैनली जैसे दिग्गज कंपनियों ने स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा। भारतीय नौसेना के लिए बना पैसेंजर ड्रोन। बिना पायलट के भरेगा उड़ान। पुणे के स्टार्टअप का कमाल। और खबरों की शुरुआत करेंगे एक ऐसे ड्रोन से जिसको बेहद अच्छे तरीके से बनाया गया है। महाराष्ट्र के पुणे में एक कंपनी ने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जिसमें इंसान बैठकर उड़ सकता है। 190 किलोमीटर और 16 पंखों वाले इस ड्रोन का नाम रखा गया है वरुणा। यानी कि इस ड्रोन को पूरे पुणे की कंपनी सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने बनाया है। इस ड्रोन को डिफेंस में सबसे पहले इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए इसका ट्रायल भी किया गया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी इसका ट्रायल हो चुका है। क्या कुछ है वरुणा ड्रोन की खासियतें, बता रहे हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता। देखिए, जिस तरीके से बड़ा सा ड्रोन है उसे सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने बनाया है और ये हिंदुस्तान का पहला ड्रोन है जिसमें इंसान बैठकर फ्लाई कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना और सही देख भी रहे हैं कि इस बड़े ड्रोन में इंसान आराम से बैठकर फ्लाई कर सकता है। ये कोई हेलीकॉप्टर या कोई छोटा फ्लाइंग हेलीकॉप्टर नहीं है, बल्कि एक ड्रोन है। बाकायदा इसमें जो पंखे जो ड्रोन में लगे रहते हैं रॉयटर्स को बोलते हुए लगे हुए हैं। हालांकि थोड़े बड़े बड़े पंखे हैं ताकि ये सेफ्टी प्रिकॉशंस के तहत कुछ भी उसमें हादसा ना हो। ह्यूमन फ्लाइंग ड्रोन किस तरह से लोगों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। खासकर अभी मैंने आपको शुरू से बताया, खासकर एवैक्यूएशन प्रोसेस, जो हादसा हो जाता है, कोई बड़ी घटना हो जाती है, वहाँ पर इंसान आसानी से या जल्दी में नहीं पहुँच पाता। वहाँ के लिए इस ड्रोन को बनाया गया है। 500 मीटर तक ये ऊंचाई उड़ सकता है, आधे घंटे तक फ्लाई कर सकता है। यानी कि आप समझिए कि कोई आदमी अगर एयर एम्बुलेंस में जा रहा है या फिर एम्बुलेंस जो सड़क पर है उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में घंटों लगते हैं, उसमें इस फ्लाइंग ड्रोन में जिसमें ह्यूमन बीन है किसी पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में कुछ मिनट लगेंगे। तो ये एक तरीके का फ्यूचर मशीन है। स्टार्टिंग में ये सिर्फ डिफेंस को दिया जाएगा। डिफेंस के बाद जब प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे तो वो भी इस तरीके के ड्रोन खरीद सकते हैं जिसमें इंसान आराम से फ्लाई कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ड्रोन सेक्टर में अनुमान से ज्यादा तेज ग्रोथ देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि सरकार ड्रोन पीआईएल स्कीम के आवंटन में बढ़ोतरी कर सकती है। आवंटन कितना बढ़ सकता है और सरकार की क्या कुछ योजना है, इसको लेकर संवाददाता रोहन सिंह ने ड्रोन सेक्रेटरी अंबर दुबे से एक्सक्लूसिव बातचीत की। पीएलआई स्कीम की अगर हम खासतौर पर बात करें तो हमारा प्रोजेक्शन उसमें भी हमने बढ़ाया होगा। जी बिल्कुल, और हम लोग के लिए तो वाकई में अब थोड़ी परेशानी भी बढ़ गई है, बट ये अच्छी, कहते हैं दाग अच्छे हैं तो ये वो परेशानी अच्छी है। और जैसे इस साल जो करंट ईयर है हमारा 22-23, इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 400 करोड़, बट जो इंडस्ट्री से हमें हिंट मिल रहा है ये 400 की जगह 700 करोड़ इस साल हो जाएगा। और अगले साल का हमने 900 करोड़ का प्रोजेक्शन दिया था कैबिनेट को,
वो कह रहे हैं कि वो 1500 हो सकता है। तो आप ये देख लीजिए कि ऑलमोस्ट 60-70% एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है, इतनी ज़्यादा डिमांड मार्केट से आ रही है और प्रोड्यूस हो रहा है। और ये सब सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये जीएसटी इनवॉइस बेस्ड हैं। तो ये जो एक्चुअली बन के बिक रहे हैं उसकी मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ बन के जो फैक्ट्री में पड़े हुए वो वाले नहीं है, ये रियल सेल बैक्ड बाय जीएसटी इनवॉइसेस है, तो ये रियल सेल है। तो आने वाले दिनों में अगर इंडस्ट्री को ज़रूरत पड़ी तो आप जो उन्हें मदद दे रहे हैं उसको बढ़ाने पर भी कोई विचार किया जा सकता है? जी बिल्कुल, इसमें देखिए कोई वादा तो आई एम नॉट ऑथराइज कि मैं कोई वादा ऐसे कर सकूं सरकार की तरफ से, बट जो हमें आश्वासन ये दिया गया है कि अगर इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म करेगी तो सरकार पीछे नहीं हटेगी। ये तो हमारी खुशी की बात है कि जो हमने थोड़ा सा सीड मनी एक इंसेंटिव की तरह हम दे रहे थे, वैसे तो असली काम तो युवा स्टार्टअप्स यानी मेहनत और अपनी लगन और ईमानदारी और नेवर से डाई वाली स्पिरिट में कर रहे हैं ना, तो हमारा रोल तो सिर्फ बस उनको इंसेंटिवाइज करना था। तो ये इंसेंटिव जाएगा, बिल्कुल मिलेगा उनको, और अगर वो ज़्यादा सेल करेंगे तो हमारी जीएसटी अर्निंग भी तो बढ़ रही है ना। तो मानी बात है कि हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि इंसेंटिव भी प्रोडक्शन के साथ साथ हमारा इंसेंटिव भी बढ़े। और अब बात करेंगे बेंगलुरु की, क्योंकि बारिश से आईटी सिटी बेंगलुरु का हाल बेहाल हो गया है। रविवार की रात हुई मूसलाधार बारिश से बेंगलुरु में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। रिंग रोड सहित सभी प्रमुख शहरों पर सड़कों पर जलभराव हो गया। यही नहीं, यहाँ पर वाहन तक नहीं चल पा रहे हैं। शहर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में भी पानी भर गया है। मुख्य मार्गों पर जलभराव से भीषण ट्रैफिक जैम लग गया और लोगों को काफी परेशानी हुई। स्पाइस गार्डन से व्हाइटफील्ड एरिया तक लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। तो वहीं मौसम विभाग ने कर्नाटक में अगले 3 दिनों के दौरान भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। हमारे संवाददाता हरीश उपाध्याय ने हालात का जायजा लिया, आप भी देखें। बेंगलुरु में जोरदार बारिश के चलते काफी जगहों पर बाढ़ की परिस्थिति आ गई है। बेंगलुरु के काफी सारे इलाकों में जैसे कि महादेवपुरा, बोम्मनहल्ली, सरजापुर रोड, ऐसे इलाकों में वाटर लॉगिंग की कंप्लेंट्स है। आप देख सकते हैं हम अभी विप्रो ऑफिस के सामने हैं। ये विप्रो कैंपस के पूरा अप्रोच रोड बाढ़ में डूबा हुआ है। ऐसे ही नज़र आपको देखने को मिलता है काफ़ी जगहों पर, स्पेशली आउटर रिंग रोड, सरजापुरा और व्हाइटफील्ड में वाटर लॉगिंग के चलते हुए ट्रैफिक भी बहुत बढ़ गया है। आप देख सकते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक जैम 3 से 4 किलोमीटर एक्सटेंड हो रहा है इधर, और काफ़ी जगहों पर ऑफिस गोर्स को काफ़ी तकलीफ हो रहा है। बेंगलुरु सिटी में वेडनेसडे तक येलो अलर्ट घोषित किया गया है और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का ये दावा है कि वो ड्रेन्स को क्लियर करेंगे और ऐसे बाढ़ या वाटर लॉगिंग फिर से ना हो, इसके लिए ज़रूरी स्टेप्स लेंगे। और अब बात करेंगे मार्केट की। कारोबारी हफ्ते का आगाज तेजी के साथ हुआ। बाजार दिन के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 443 पॉइंट चढ़कर 59,246 पर और निफ्टी 126 पॉइंट चढ़कर 17,666 पर बंद हुआ। आज के बाजार में तेल गैस को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स तेजी में रहे और बाजार का हाल पूरा समझते हैं। चलते हैं यतिन मोहता के पास। यतिन, बताइए क्या कुछ हाईलाइट्स रही आज के बाजार की? तो देखिए स्मिता, अगर हम बाजार की बात करें तो हफ्ते के लिए बहुत बेहतरीन शुरुआत हुई है। सभी के सभी सेक्टोरल इंडिसेस एनएससी पे हरे निशान में थे और अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखें बाजार का तो 13:7 था, यानी जो 20 स्टॉक्स हैं बाजार में वहाँ अगर आप देखें तो 13 स्टॉक्स बढ़त के साथ बंद हुए। तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी खरीदारी, बाजार भी लगभग डे हाई पे बंद हुआ। मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडिसेस में भी खरीदारी रही और अगर हम सेक्टोरली बात करें तो मीडिया स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स और बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। जी, इसके अलावा यतिन ये भी समझना चाहेंगे कौन से सेक्टर्स में तेजी और कहां थोड़ा दबाव दिखा आज? तो निफ्टी गेनर्स की अगर हम बात करें तो यहां काफ़ी आपको मेटल स्टॉक्स नज़र आते हुए दिखाई देंगे। अगर हम हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो लगभग 3-3.5% का गेन यहां देखने को मिला। इसके अलावा सन फार्मा और आईटीसी जैसे हेवी वेट्स में भी आपको लगभग 0.25% तक की तेजी आती हुई नजर आई। लूजिंग एंड पे थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आपको बजाज ऑटो और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे शेयर्स में आता हुआ दिखाई दिया। नेस्ले और ब्रिटानिया जैसे एफएमसीजी स्टॉक्स लगभग 1-1.25% की मंदी के साथ बंद हुए। अगर हम वायदे बाजार की बात करें या लार्ज कैप्स की बात करें तो यहाँ एक्साइड इंडस्ट्रीज में लगभग 8% की ज़बरदस्त तेजी आती हुई नजर आई। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडियन होटल्स और वोडाफोन आइडिया में भी लगभग 3-3.5% की बढ़त आती हुई दिखाई दी। लूजिंग एंड पे सिंजीन 2.5% नीचे, वायदे बाजार में बहुत प्रेशर के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। इसके अलावा डॉक्टर लाल पैथलैब, अदानी गैस और सिंजीन जैसे स्टॉक्स में आपको एस्कॉर्ट्स के अलावा थोड़ी बहुत सेल फ्लोज आते हुए नजर आए।
जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए यतिन आपका। तो ये तो रही मार्केट की अपडेट और अब भारतीय बाजार की बात, क्योंकि भारतीय बाजार में अभी कंसोलिडेशन जारी रह सकता है, ये कहना है वेलेंटीज एडवाइजर के ज्योतिवर्धन जयपुरिया का, जिन्होंने कहा है कि भारत की इकोनॉमी काफी मजबूत है। क्रेडिट ग्रोथ बेहतर रहने और ब्याज दरें बढ़ने से फाइनेंशियली अच्छे नतीजे आ सकते हैं। भारतीय बाजार के लिए सबसे बड़ी रिस्क ग्लोबल है। भारत में तो इकोनॉमी भी अच्छा कर रहा है, रिटेल बाइंग भी है, पर ग्लोबल में फेड को एक तरह से वो बिहाइंड द कर्व थे लास्ट ईयर, और अब है ना उनको इन्फ्लेशन का है ना भारी बड़ा दिखते रहा है। तो वो एक तरह से है कि भाई हम लोग है ना इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाएंगे। बैलेंस शीट भी अभी श्रिंकेज उनका चालू हुआ था, तो इस महीना से बैलेंस शीट श्रिंकेज उनका डबल होने वाला है। तो बैलेंस शीट श्रिंकेज भी देखने को मिलेगा और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज भी देखने को मिलेगा। तो उसीलिए बाजार का है ना मेन वही है कि ग्लोबल मार्केट यदि साथ नहीं देवे तो भारतीय मार्केट में भी एक तरह से कंसोलिडेशन हो सकता है। और अब बात फेडरल बैंक की करेंगे, जिसमें आज जोरदार एक्शन देखने को मिला। दरअसल सूत्रों के मुताबिक फेडरल बैंक किसी बड़े बैंक के साथ मर्जर की तैयारी में है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ है यतिन मोता। यतिन, बताएं क्या कुछ डिटेल है इस वक्त आपके पास? देखिए, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि फेडरल बैंक किसी बड़े बैंक के साथ मर्जर के प्लान्स डिस्कस कर रही है। ऑब्वियसली सूत्र हमको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि पिछले हफ्ते उनकी बैठक जो है कोटक बैंक के ऑफिशियल्स के साथ हुई और शायद उनका प्रेफरेंस ये है कि कोटक बैंक के साथ कोई मर्जर डील आगे चलते मटेरियलाइज हो सके। ऑब्वियसली ये जो पूरी की पूरी टॉक्स हैं वो प्रिलिमिनरी स्टेज में है, यानी बहुत ही नेसेंट इनिशियल फेज में है। तो ये कहना मुश्किल होगा कि किस हिसाब से M&A ट्रांजैक्शन फुलफिल होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आप फेडरल बैंक की बात करें तो ये साउथ बेस्ड बैंक है, जहां केरला में इनका सबसे बड़ा प्रेजेंस है और लगभग 1600-1700 ब्रांचेज ये ऑपरेट करते हैं अक्रॉस द कंट्री, खास करके साउथ इंडिया में। तो ऑब्वियसली जब जो कोटक बैंक जैसा कोई बड़ा बैंक इसको अक्वायर करे या M&A करे तो उनका जो है एक्सपोजर साउथ मार्केट्स की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। ऑब्वियसली कोटक की अगर हम बात करें तो इन्होंने थोड़े दिनों पहले एक MFI कंपनी का अधिग्रहण किया था माइक्रो फाइनेंस में, जो साउथ बेस्ड थी, और 2014 में ING वैसे बैंक का भी इन्होंने अधिग्रहण किया था जो साउथ बेस्ड ही थी। तो कहीं ना कहीं कोटक बैंक को अपना साउथ बेस्ड एक्सपोजर बढ़ाना है और इसके लिए शायद फेडरल बैंक जैसी टारगेट कंपनीज यहाँ देखने को मिल सकती हैं, पॉसिबली M&A की दिशा से। और अगर हम स्टेटमेंट्स की बात करें तो फेडरल बैंक ने ये स्टोरी को स्पेकुलेटिव कहा है, किसी प्रकार की जानकारी मर्जर को लेके कोई बड़े बैंक के साथ उनके पास नहीं है, ऐसा उन्होंने एक स्टेटमेंट स्टॉक एक्सचेंजेस को दिया। ऑब्वियसली कोटक ने किसी भी प्रकार की टिप्पणी हमको इस स्टोरी पे नहीं दी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका यतिन। तो ये तो रही फेडरल बैंक की पूरी कहानी। और अब आगे बढ़ेंगे और बात ब्रिटेन की करेंगे, क्योंकि आज ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री का ऐलान हो सकता है। ब्रिटेन के PM की रेस में भारतीय मूल के ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच मुकाबला अब अंतिम चरण में है। माना यह जा रहा है कि लिज ट्रस इस मुकाबले में ऋषि सुनक को पछाड़कर विजेता बन सकती हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लंदन से जुड़ रहे हैं संवाददाता संजय सूरी। संजय जी, कौन बन रहा है ब्रिटेन का नया PM? तो पीछे ये है 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का निवास है। कुछ देर तक तो प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन यहाँ मौजूद हैं, लेकिन कल परिवर्तन आ जाएगा। कुछ ही देर में घोषणा हो जाएगी, निर्णय सामने आ जाएगा कि ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच में प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में कौन जीता। अब तक सारे संकेत ये हैं कि लिज ट्रस आगे है और काफ़ी आगे है। जहाँ तक वेटिंग एजेंसीज का सवाल है, उन्होंने ये शर्त लगाई है कि लगभग निश्चित है कि लिज ट्रस ही प्रधानमंत्री बनेंगी। ऋषि सुनक ने बहुत कोशिश की, लेकिन शायद उनके हिंदुस्तानी होने के कारण उनको कठिनाई आई, और ये कठिनाई शुरू से आई। दूसरी ओर ये भी आरोप लगे कि वो बहुत पैसे वाले हैं, ब्रिटेन को अच्छा नहीं लगता कि बाहर के लोग आके यहाँ पैसा बना जाएं। ये भी उनके खिलाफ एक आप कहिए प्रेजुडिस रहा। साथ में ये भी देखें कि बोरिस जॉनसन ने खुद इस दौड़ में एक प्रकार भाग लिया। उनको हटाने वाले ऋषि सुनक ही थे, और शायद बोरिस जॉनसन ने भी बदला लिया और इस रेस के दौरान उन्होंने सामने आकर तो नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर लिज ट्रस को सपोर्ट किया, और वो नतीजा जो है सामने आ रहा है।
साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि ऋषि सुनक की अपनी कैंपेन कुछ लिहाज से ढीली थी। उन्होंने ऑनलाइन साधन बहुत इस्तेमाल किए जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के वोटर्स की दुनिया से कुछ जुदा है। खैर, ये तो अब देखा जाएगा कि कारण क्या था, लेकिन जो भी कारण था, जो भी निश्चय है, वो शीघ्र सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका संजय जी। और अब आगे बात बिहार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार 3 दिन तक दिल्ली के दौरे पर हैं। वो यहां विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। नीतीश कुमार 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्ष को एक मंच पर लाने की कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार राहुल गांधी के अलावा एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिल सकते हैं। लेफ्ट पार्टियों के नेताओं से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से भी उनकी मुलाकात की संभावना है। दिल्ली दौरे से पहले नीतीश कुमार ने रविवार को पटना में कहा कि सभी विपक्षी पार्टी एक हो जाएं और मिलकर चुनाव लड़े तो भारी सफलता हाथ लगेगी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात दिल्ली की, जहां पर नई आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान बढ़ता जा रहा है। इसी सिलसिले में आज बीजेपी ने एक स्टिंग वीडियो जारी करके आम आदमी पार्टी पर बड़े घोटाले का आरोप लगाया। इस स्टिंग वीडियो के जरिए बीजेपी ने दावा किया है कि सीबीआई की तरफ से दर्ज किए गए केस में आरोपी नंबर 13 सनी मारवा के पिता कुलवीर मारवा से खुफिया कैमरे पर आप सरकार की ओर से कमीशन लिए जाने की बात कही गई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने स्टिंग ऑपरेशन जारी करते हुए कहा कि स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया। एक एक व्यक्ति से पहले मालूम पड़ा कि 60-60 करोड़, जैसे इनसे मारवा साहब से 60 करोड़ रुपए लिया होगा अपने व्यक्तिगत कमीशन के लिए। तो मारवा साहब कहते हैं कुछ लोगों से तो 150-150 करोड़ ले लिया है। और ये जो हैं ये सरकारी खाते में नहीं जा रहे थे, मतलब ये मनीष सिसोदिया के खाते में जा रहे थे, जिसको हम तब से मोटा माल कह रहे थे। मोटा माल 60 करोड़ का किसी से, मोटा माल 150 करोड़ का किसी से। आप सोच के देखिए किस कदर लूट और घपला दलाली मची हुई थी। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन का जवाब दिया। सिसोदिया ने कहा कि उन्हें फंसाने की साजिश रची गई है, उनके पास भी स्टिंग है। भारतीय जनता पार्टी काफी दिन से चिल्ला रही है घपला हो गया, कभी 1300 करोड़, कभी 8000 करोड़, कभी 500 करोड़, कभी 144 करोड़, कभी 30 करोड़। फिर सीबीआई से इन्होंने एफआईआर कराई तो सीबीआई ने भी ढूंढ ढांड के दूर से कहीं से स्ट्रेच करके 2 कंपनियों के बीच की किसी वाइट डीलिंग को जबरदस्ती मेरे ऊपर थोपने की कोशिश। उसके बेस पे मेरे घर पे रेड डलवा दी, घर पे कुछ नहीं मिला। अब जब सीबीआई से एक तरह से क्लीन चिट मिल गई कि जी इनके पास तो कुछ नहीं मिल रहा, तो अब बीजेपी कह रही है जी देखो सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, अब हम स्टिंग करके देंगे। फिर वो कोई सड़क पे चौराहे पे खड़े होकर किसी को गाड़ी पे बिठा के कुछ कहते हैं, उसके कोई सवाल जवाब करते हैं, वो स्टिंग है, मजाक है। तो ऐसे स्टिंग मेरे पास भी है, मैं भी दे दूंगा कल बहुत सारे, फिर आप उसको भी चलाना। और अब बात झारखंड की करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। सोरेन को 81 सदस्यों वाली विधानसभा में 48 वोट मिले। पिछले कई हफ्तों से हेमंत सोरेन की सदस्यता पर तलवार लटक रही थी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में चुनाव आयोग की सिफारिश गवर्नर के पास पड़ी हुई है। इस बीच विश्वास मत के बहाने हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली। सोरेन ने कहा कि बीजेपी सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। सांप्रदायिकता फैलाकर बीजेपी देश में गृह युद्ध कराना चाहती है। बीजेपी ने आजादी के अमृत महोत्सव के नाम पर देश के झंडे को भी बेच दिया। सोरेन के भाषण के दौरान बीजेपी विधायकों ने सदन में हंगामा किया। बीजेपी ने सोरेन पर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लोक लुभावन ऐलान करने का आरोप भी लगाया। वहीं सोरेन ने कहा कि राज्य में जब तक यूपीए की सरकार है, बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगी। और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की एक्सीडेंट में मौत ने सड़क सुरक्षा पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना से कारोबार जगत में शोक की लहर है। रतन टाटा, एन चंद्रशेखरन, आनंद महिंद्रा समेत तमाम इंडस्ट्री के दिग्गजों ने इस मौत पर गहरा दुख जताया। आनंद महिंद्रा ने ट्वीट कर कहा कि वो अब पिछली सीट पर भी हमेशा सीट बेल्ट लगाएंगे, दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त साइरस मिस्त्री ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी और गाड़ी की रफ्तार तेज थी। साइरस सिर्फ 54 साल के थे।
रविवार को 3 अन्य लोगों के साथ मर्सिडीज कार में अहमदाबाद से मुंबई आ रहे साइरस मिस्त्री की कार महाराष्ट्र के पालघर में डिवाइडर से टकरा गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गाड़ी मुंबई के एक डॉक्टर अनाहिता पंडोला चला रही थी। उनके साथ आगे की सीट पर उनके पति डेरिस पंडोले बैठे थे। ये दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं, तो वहीं पिछली सीट पर बैठे साइरस और जहांगीर पटोल की मौत हो गई। रोड एक्सीडेंट में साइरस मिस्त्री की मौत से देश सन्नाटे में है और एनसीआरबी का हालिया डाटा बता रहा है कि 2021 में सड़क हादसे में रिकॉर्ड 1,55,000 मौतें हुई हैं। इसी पर है आज का हमारा कंज्यूमर अड्डा 5:57 पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई के दौरे पर हैं। उन्होंने सबसे पहले फिल्म प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने लाल बाग के राजा के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। अमित शाह ने अपनी पत्नी के साथ विधि विधान से गणपति की पूजा की। फिर उन्होंने बीजेपी के नेताओं के साथ बीएमसी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। अमित शाह देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के घर भी गणपति के दर्शन करने गए। अमित शाह ने कहा कि एकनाथ शिंदे ग्रुप ही असली शिवसेना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।